हत्या? लॉर्ड येलू ने आंखें संकरी करते हुए कहा। यह काफी मुश्किल होगा, है ना? म्यानशुई का काला बाजार चेन ज्यूसी का मित्र है। उसे तीसरी मिस हुआ ने खुलवाया था। वहां कोई खास घातक हत्यारे भी नहीं है। ऐसे में चेन ज्यूसी को मारा कैसे जा सकता है? यूमानेर ने कहा, मैं योंगान प्रांत जाकर किसी हत्यारे का इंतजाम करूंगी। योंगान प्रांत? येलू की आंखें और संकरी हो गईं। यूमानेर बोली, योंगान प्रांत अपने हत्यारों के लिए प्रसिद्ध है। बस भुगतान पर्याप्त होना चाहिए। वहां ऐसा कोई नहीं जिसे मारा न जा सके। येलू ने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या तुम योंगान के इन हत्यारों को जानती हो? यूमानेर हंसी, है निश्चिंत रहिए। वहां मेरा एक बिचौलिया परिचित है। पैसे पूरे हों तो अच्छे हत्यारे की कमी नहीं होगी। येलू ने फिर विचार किया। मैंने योंगान के हत्यारों के बारे में सुना है। ब्लैक विंड 12 ईविल्स भी काफी बदनाम हैं। बिल्कुल, मैं उन्हीं को काम पर रखने की सोच रही हूँ। लेकिन सुना है कि उन्हें किराए पर लेने के लिए 5000 तायल सोना और 20 ताई सुई गोलियां चाहिए। येलू ने निर्णय लेते हुए कहा, ठीक है, इस हालत में मैं तुम्हें सोना और ताई सुई गोलियां उधार दे दूंगा। यूमानेर मुस्कराई। अच्छा, लॉर्ड येलू सच में सीधे साधे हैं। थोड़ा सोचकर येलू बोला, वैसे मेरे कुछ घरेलू दास तुम्हारे साथ योंगान तक जाएंगे। रास्ते में वे मदद करेंगे। यूमानेर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, हूं? आपको डर है कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी? येलू ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, उनके कुछ और काम हैं। तुम योंगान पहुंचकर हत्यारे की तलाश करना और मैं अपने लोगों से मिलूंगा। यूमानेर ने येलू को देखा। लॉर्ड येलू, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? येलू हंसा, है कुछ भी नहीं। उनका काम जियांगहू से संबंधित नहीं है। निश्चिंत रहो। यूमानेर बोली, आधा दिन बाद हम शहर के बाहर के जंगल से रवाना होंगे। सुनिश्चित करिए कि वे जरूरी सामान साथ ले आएं। येलू मुस्कराया, 1 घंटे बाद मिलते हैं। तैयारी तय होने के बाद यूमानेर पहले ही आवश्यक सामान जुटाने चली गई। योंगान प्रांत की यात्रा में लगभग 2 दिन लगने थे, इसलिए उसे इसी चीज़ें तैयार करनी थी। ऊपर से वहां पहुंचकर लोगों को ढूंढना भी था, जिसमें समय लगना तय था। फिर भी वह उलझन में थी। येलू आखिर अपने लोगों को योंगान क्यों भेज रहा था? उधर ऊपर की मंजिल पर येलू ने धुंधले आसमान की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। आपदा के इस साल में उसके लिए धन कमाने का यह सबसे उपयुक्त समय था। यह सोचकर वह तेजी से अपने निवास लौट आया। थोड़ी ही देर में उसने एक पत्र लिखा और उसे अपने विश्वस्त सेवक को सौंप दिया। यह पत्र लेकर स्वयं योंगान के प्रांतीय उप न्यायाधीश को देना। उनसे कहना कि मैं सरकारी भंडार से 1 लाख दान अनाज उधार ले रहा हूँ। साथ ही यह 5000 तायल की चांदी की पर्ची भी देना और कहना कि शरदतु की फसल के बाद लौटा दूंगा। यह सुनकर सेवक बोला, क्या सहायक मजिस्ट्रेट महोदय सच में हमें अनाज उधार देंगे? येलू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, योंगान के प्रांतीय उप न्यायाधीश मेरे पुराने सहपाठी और मित्र हैं। बाकी बातों से वे इनकार कर सकते हैं, लेकिन सरकारी भंडार से 1 लाख दान अनाज उधार देने में मेरी बात नहीं टालेंगे, खासकर इस चांदी की पर्ची के साथ। सेवक ने कहा, मालिक मान भी लें कि वे उधार दे दें, पर हमें इतना अनाज चाहिए ही क्यों? अभी अनाज की कीमत बहुत कम है। ज्वार का चावल सिर्फ 10 पैसे प्रति जिन है। येलू ने सेवक को देखते हुए कहा, हे, अभी इसलिए सस्ता है क्योंकि बारिश थमी नहीं है। जैसे ही बारिश रुकेगी, अनाज के दाम आसमान छूने लगेंगे। इससे हमें 1-2 साल के सामान्य कारोबार से भी ज्यादा लाभ हो सकता है। जाओ, कहीं गड़बड़ मत करना। जी मालिक। सेवक तुरंत निकल पड़ा। येलू उसे जाते हुए देखता रहा और आह भरी। यह नया सेवक कीमुगे जैसा नहीं था। दुर्भाग्य से कीमुगे की मृत्यु मेडिसिन किंग ट्रेजर में हो गई थी। यह सोचकर उसने फिर एक सांस ली। पर कोई बात नहीं, समय के साथ वह कीमुगे जैसा कोई और भी तैयार कर सकता था। जैसे वह फिशिंग गिल्ड या काउ गिल्ड जैसे संप्रदायों को पाल पोस सकता था, वैसे ही वह म्यानशुई को अपनी मजबूत पकड़ में रखेगा। यह सोचते हुए येलू ने पेट पर हाथ फेरा और कहा, मेरे लिए कुछ जिंदा मछलियां लाओ। मेरी सिंह ट्रेजर की पिछली यात्रा के बाद से उसने जिंदा मछली नहीं खाई थी और अब उसकी लालसा काबू में नहीं आ रही थी। अगर चेन ज्यूसी इतना ज्यादा नजर में न होता तो वह उसकी परवाह भी न करता। उसकी सबसे प्रिय चीजें अब भी वही थीं, मछली पकड़ना और जिंदा मछली खाना। येलू के जीवन के 2 सबसे बड़े सुख, मछली पकड़ना और जिंदा मछली खाना।
जिंदा मछली खाते हुए येलू ने कहा, भिखारी संप्रदाय के झोपेंग को सूचना भेजो। उससे कहो कि आसपास के छोटे छोटे गिल्डों के साथ मिलकर शहर के अनाज पर तुरंत नियंत्रण कर ले। जहां संभव हो पूरा का पूरा खरीद लें। मैं उन्हें अमीर बनने का मौका देने वाला हूं। जी। पास खड़ा सेवक तुरंत संदेश लेकर निकल गया। आदेश मिलते ही जोपेंग ने शहर के कुछ परिचित छोटे गिल्डों से संपर्क किया और अनाज जमा करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि बड़ी आपदा के बाद अनाज की कमी अवश्य आती है। येलू ने कुछ और सोचा, फिर कुछ सेवकों को बुलाकर उनके कानों में फुसफुसाया और उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए। सबको जाते देख मुंह में जिंदा मछली भरे हुए येलू की आंखों में ठंडी चमक आ गई। चेंज यू सी, इस बार मैं म्यानशुई के लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाकर तुमसे खेलूंगा। तुम म्यानशुई के लोगों को बचाना चाहते हो? देखेंगे जीत तुम्हारी होती है या मेरी। इन ठंडे विचारों के साथ उसकी आंखें और भी सर्द हो गईं। इस खेल में चेंज उसी, ये बुद्धि की जंग है। तुम्हारे फिशिंग गिल्ड की नींव और म्यानशुई के लोगों का भविष्य दांव पर है। चेनजिए ने अपने गृहनगर को बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र बनाया, लोगों को संगठित किया, अपने अनुयायियों को सख्ती से दंडित किया। यह सब किस लिए? क्या लोगों में फिशिंग गिल्ड के प्रति कृतज्ञता जगाने, जन समर्थन जुटाने और नींव मजबूत करने के लिए नहीं? तो मैं तुम्हारी नींव ही तोड़ दूंगा। तुम चाहते हो लोग जिए, मैं उन्हें मरने दूंगा। हाँ हाँ। फिशिंग गिल्ड में खून से लथपथ और बुरी तरह घायल जोचुको को देखकर चेनजिए ने हाथ हिलाया और आदेश दिया, इसे घर पहुंचा दो। अगर आप चाहें तो मैं। यह रहा आपके दिए गए अंश का स्वच्छ, प्रवाहपूर्ण और कहानी शैली में हिंदी अनुवाद। बीच के सभी विज्ञापन प्रमोटेड कंटेंट हटा दिए गए हैं। यह सुनते ही युवा शिष्य तुरंत एक स्ट्रेचर ले आया और जोचू को उस पर उठाकर ले जाया गया। ले जाए जाने से पहले जोचू ने चेनजिए की ओर गहरी नजर से देखा। ये रहा से देखा। चेनजिए चुप रहा। दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और फिर अलग हो गए। जोचू को ले जाते देख लंगड़ाते हुए श्याओहू पास आया और बोला, गिल लीडर, आज ओल्ड जो का दिल सच में बहुत ठंडा हो गया होगा। चेनजिए ने कहा, कुछ बातें उसे खुद ही समझनी होंगी, और अगर वह समझ नहीं पाया तो? चेनजिए ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि श्याओहू की ओर मुड़कर पूछा, हुजी, तुम ठीक तो हो? चेन श्याओहू हंसते हुए बोला, है मैं ठीक हूँ, बस पिछवाड़ा थोड़ा दुख रहा है, सहन कर लूंगा। चेनजिए ने कहा, तुम पहले जाकर अपनी चोटों का इलाज करवाओ। चेनजिए जानता था कि चेन श्याहू ने खुद सजा लेने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि जोचू का मन और नन टूटे। जोचू के साथ मार सहकर उसने न केवल चेनजिए की सत्ता को मजबूत किया, बल्कि जोचू की इज्जत भी बचाई। फिशिंग गिल्ड के 3 वरिष्ठ सदस्य थे, श्याहू, जोचू और सीशी। अब उनमें से 2 को सजा मिल चुकी थी। अगर चेन श्याहू भी मार न खाता तो बाकी दोनों के लिए यह शर्मनाक होता। लेकिन जब सभी को दंड मिला तो अब किसी को शिकायत करने का अवसर नहीं रहा। इस तरह यह सजा किसी प्रकार की कटुता का कारण नहीं बनी। इसीलिए चेनजिए श्याओहू की मंशा समझता था और उसने उसे रोका नहीं, बल्कि मार के जरिए उसे सम्मान दिया। यह दंड उन फिशिंग गिल्ड शिष्यों के लिए भी एक चेतावनी था जो ढीले पड़ गए थे। इससे उन्हें समझ आ गया कि गिल्ड के नियम कितने सख्त हैं। चाहे जोचू हो, सीशी हो या चेन श्याओ हो, नियम तोड़ने पर कोई भी सजा से नहीं बच सकता। इससे गिल्ड और अधिक अनुशासित व संगठित हो गई, जो कुल मिलाकर बहुत लाभदायक था। सभा समाप्त। जब उसे लगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, तो चेनजिए ने हाथ हिलाया और सभी को अपने अपने काम पर लौटने का संकेत दिया। जल्द ही सभी चले गए और दरवाजे पर अकेला बैठा चेनजिए सच में यह महसूस करने लगा कि पूरी तरह अकेला होना क्या होता है। उसी क्षण जब वह इस अकेलेपन को महसूस कर रहा था, अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखे और हल्के से दबाने लगा। उस दबाव की ताकत महसूस कर चेनजिए ने पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत था? पीछे से आवाज आई, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है पति। आखिर वह हमारा पुराना भाई है जो शुरू से हमारे साथ रहा है। चेनजिए ने आह भरी। आह। फिर उसने कहा, पत्नी, थोड़ी देर बाद गुरु से सुनहरी घाव औषधि मांगकर ये जोचू को दे आना। चेनहेंग, तुम देवी के साथ जाना।
चेन जिए ने चेन हेंग को बुलाया। चेन हेंग ने सिर झुकाया। जी। सु युनजिन बोली, जरूरत नहीं है पति, बहन हुआ मेरे साथ जाएंगी। उसी समय तीसरी। चेन हेंग ने सिर झुकाया। जी। सु युनजिन बोली, जरूरत नहीं है स्वामी, बहन हुआ मेरे साथ चलेंगी। उसी समय तीसरी मिस हुआ आगे आई और बोली, चिंता मत कीजिए, मैं युनजिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूँ। चेन जिए ने कहा, ठीक है तो चेन हेंग तुम्हारे लिए गाड़ी चलाए। यह कहते हुए चेन जिए ने अपने वस्त्रों से एक जेड की बोतल निकाली, उसमें से एक ताई सुई गोली निकाली और सु युनजिन को देते हुए कहा, यह भी जोचू को दे देना। सु युनजिन ने सिर हिलाया, ठीक है मैं अभी जाती हूँ। इसके बाद वह गिल की गाड़ी में बैठकर तीसरी मिस हुआ के साथ छोचू के निवास की ओर चली गई। उधर चेन जिए खड़ा हुआ और बोला, चेन हेंग, अधीनस्थ उपस्थित है। क्या एल्डर लियू द्वारा खरीदा गया अनाज आ गया? चेन जिए ने पूछा। चेन हेंग ने उत्तर दिया, गिल्ड लीडर, कुछ अनाज आ गया है, लेकिन क्या? सिर्फ 50,000 दान। इतना कम? हमें तो 1.5 लाख दान मिलने वाले थे। चेन हेंग बोला, असल में 1.5 लाख दान थे, लेकिन शांक्सी में विद्रोह भड़क गया। दरबार ने आपातकालीन रूप से अनाज जब्त कर लिया और हमारे पहुंचने से पहले ही सारा उठा लिया गया। यह सुनते ही चेन जिए की भौहें सिकुड़ गईं। यह तो बुरा हुआ। कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, अभी अनाज कहाँ है? 20,000 दान हमारे गोदाम में हैं, बाकी अभी भी काउ गिल्ड के गोदाम में पड़े हैं। चेन जिए ने आदेश दिया, तुरंत सारा अनाज मंगवाओ और आसपास के प्रांतों में लोगों को भेजो। अगर हुआंगजो में नहीं मिला तो योंगान या शियाओगान में खरीदने की कोशिश करो। चेन हेंग बोला, गिल्ड लीडर, डर है कि यह भी संभव नहीं होगा। केवल हुआंगजो ही नहीं, उन प्रांतों में भी अनाज की कमी है। शायद अब सिर्फ सरकारी भंडारों में ही अनाज बचा है। सरकारी भंडार? चेन जिए ने भौहें और कस ली। सरकारी अनाज तो बेचा नहीं जा सकता, तो क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? कुछ देर सोचकर उसने कहा, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मुझे कमांडरी प्रिंसेस से मिलना है। जी। इसी बीच दूर से घुड़सवारों का एक दल आता दिखाई दिया। चेन हेंग ने चौंक कर कहा, लगता है काओ गिल्ड के लोग हैं। इतना कहते ही एक फिशिंग गिल्ड शिष्य दौड़ता हुआ आया। गिल्ड लीडर, काओ गिल्ड के युवा गिल्ड लीडर ल्यू सोंग और बाई मोशेंग आए हैं। चेन जिए ने कहा, उन्हें यहाँ बुलाओ। थोड़ी देर में ल्यू सोंग और बाई मोशेंग सामने आ गए। चेन जिए को देखते ही ल्यू सोंग ने झुककर पूछा, गिल्ड लीडर चेन, क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे पिता कहाँ हैं? ये सुनते ही चेन जिए के चेहरे का भाव बदल गया। उसने ल्यू सोंग की ओर देखा और बोला, युवा गिल्ड लीडर ल्यू, मिस्टर बाई, अंदर चलिए, चाय पीते हैं। ल्यू सोंग ने बेचैनी से कहा, नहीं नहीं गिल्ड लीडर चेन, आप सब लौट आए हैं लेकिन मेरे पिता नहीं। क्या उनके साथ कुछ हो गया? चेन जिए ने गहरी सांस ली। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो छिपाने का कोई मतलब नहीं। और ना, ल्यू सोंग और बाई मोशेंग दोनों उसकी ओर देखने लगे। एल्डर ल्यू युद्ध में मारे गए? क्या ये कैसे हो सकता है? ल्यू सोंग ने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा, गिल्ड लीडर चेन, हम यहाँ मजाक सुनने नहीं आए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे और ज़्यादा इमोशनल यूट्यूब वॉइस नरेशन स्टाइल या संक्षिप्त एक्सप्लेन वर्जन में भी डाल सकता हूँ। मेरे पिता, मेरे पिता, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लियू सोंग की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पास खड़ा बाई मोशेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। चेन जिए ने आह भरते हुए कहा, अफसोस, दुख को थोड़ी सीमा में रखो। ये कहते हुए चेन जिए ने अपने कोट के अंदर हाथ डाला। यह हरकत असल में एक छल थी, ताकि उसके हाथ में मौजूद लोहे की अंगूठी की भंडारण क्षमता छिपी रहे। उसने गिलकाओ का एक टोकन निकाल लिया। चेन जिए ने कहा, उस समय हालात बहुत गंभीर थे। हमें एक बेहद भयानक चीज़ का सामना करना पड़ा। गिल्ड लीडर लियू उसी से घायल हुए। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह चीज़ अत्यंत विषैली थी। येलू हवेली का कीमुगे भी उसी जहर की चपेट में आ गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। भाई लियू इस तरह अपमानजनक इलाज सहना नहीं चाहते थे और अंत में उन्होंने स्वयं अपना जीवन समाप्त कर लिया। मरने से पहले उन्होंने मुझे यह टोकन दिया और कहा कि इसे तुम्हें सौंप दूं और यह भी बताऊं कि गिलकाओ के कामकाज को ठीक से संभालना। चेन जिए ने लियू सोंग के कंधे पर हाथ रखा। गिलकाओ की नेतृत्व प्रतीक उस टोकन को पकड़ते ही लियू सोंग जोर से रो पड़ा।
पिता। उसके पास खड़े बाई मोशेंग ने हल्की सी भौहें सिकोड़ लीं। उसने चेन जिए की ओर देखा, बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसकी आंखों के कोनों से भी आंसू बह रहे थे। लियू लाओग्वाई का अपना एक अलग ही आकर्षण था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह खजाना खोजने की यात्रा एक स्थायी विदाई बन जाएगी। लियू सोंग गहरे दुख में डूबकर बिलख रहा था। चेंजी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे, इसलिए वह बस चुपचाप उसके रोने के खत्म होने का इंतजार करता रहा। लियू लाओग्वाई ने उसे ये टोकन गुइकाओ को मिलाने की मंशा से दिया था, लेकिन इस पल चेंजिए का दिल नरम पड़ गया। बेटे के सामने उसके व्यापार की नींव छीनने की बात वह कह ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसने टोकन वापस लियू सोंग को दे दिया। काफी देर रोने के बाद लियू सोंग धीरे धीरे खड़ा हुआ, चेंजिए को झुककर प्रणाम किया और बोला, गिल्ड लीडर चेन, मेरे पिता की निशानी वापस लाने के लिए धन्यवाद। यह हैकर वह मुड़ गया और चला गया। बाईमोशेंग ने भी चेंजिए को प्रणाम किया और उसके पीछे पीछे निकल गया। उनकी पीठ को देखते हुए चेंजिए चाप खड़ा रहा। उसके दिल में भी एक गहरी उदासी भर आई, लेकिन वह भावुक होने का समय नहीं था। उसे आने वाले अकाल से निपटने का उपाय सोचना था। लौटते समय चेंजिए ने मियानशुई क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों की बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया था। उसे पता चला कि एक विशाल इलाका तबाह हो चुका था, जो 2 महीने से भी कम समय में होने वाली थी और सर्दी काटने के लिए बेहद ज़रूरी थी। उसकी ज़्यादातर ज़मीनें बर्बाद हो गई थी। गांव वालों के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, वह मुश्किल से फसल तक चल पाता, लेकिन बाढ़ ने खेतों के साथ साथ कई परिवारों का आजमा अनाज भी नष्ट कर दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि शहर के बाहर बने कई बड़े अनाज भंडार भी पानी में डूब चुके थे और सारा अनाज सड़ चुका था। लोग अभी जल आपदा से उबरे ही थे कि अब अकाल सामने दिन लोग भूख से मर जाते, और यह चेंजी एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मियानशुई काउंटी उसका गढ़ बन चुकी थी। कुछ अस्थिर तत्वों को हटाने के बाद यह इलाका पूरी तरह उसका आधार क्षेत्र बन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी शानताओ गांव उसका आधार था। यहाँ के लोग ही उसकी असली नींव थे। वह उन्हें सामूहिक भूखमरी का शिकार नहीं बनने देगा, क्योंकि यह सब कुछ उसकी संपत्ति थी। चेंजिए का लक्ष्य सम्राट बनना था, और बिना मजबूत आधार के सम्राट बनना असंभव था। मियानशुई ही उसकी जड़ थी, और वह इसे किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देगा। ये सोचकर चेंजिए ने चेन हैंग से कहा, चलो कमांडरी राजकुमारी के पास चलते हैं। वह छाओया से मदद मांगना चाहता था। आपदा राहत दरबार की जिम्मेदारी थी, और फिलहाल सिर्फ सरकारी भंडार में ही अनाज बचा था। इसके अलावा छाओया के स्वभाव को देखते हुए वह लोगों को ठंड और भूख से मरने नहीं देगी। इसलिए चेंजिए कमांडरी राजकुमारी के निवास की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर लियू सोंग अपने पिता द्वारा छोड़े गए टोकन को पकड़े फूट फूट कर रो रहा था। बाईमोशेंग उसके पास खड़ा था, कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। चलते चलते अचानक सामने येलू हवेली के एक घरेलू दास के कपड़ों में एक व्यक्ति दिखाई दिया। क्या सामने गिल्ड लियू के युवा स्वामी लियू सोंग हैं? यह सुनकर लियू सोंग ने सिर उठाया और पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? मैं येलू हवेली का दास हूँ। मेरे स्वामी येलू ने मुझे आपको खोजने भेजा है। लियू सोंग ने भौहें सिकोड़ ली। येलू? उसे मुझसे क्या चाहिए? उसने बाईमोशेंग की ओर देखा। बाईमोशेंग ने कहा, ठीक है, अब वो मनमानी नहीं कर सकता। जाकर सुन लो, मैं यहीं इंतजार करूंगा। ये सुनकर लियू सोंग घोड़े से उतरा और उस आदमी की ओर बढ़ा। पास पहुंचकर उसने सख्ती से पूछा, सीधे बताओ, कहना क्या है? दास ने कहा, युवा स्वामी लियू, मेरे स्वामी ने यह संदेश भिजवाया है। क्या संदेश? मेरे स्वामी ने कहा है, चेन ज्यूसी से सावधान रहना। आपके पूज्य पिता की मृत्यु चेन ज्यूसी की वजह से हुई है। क्या? फिर से कहो। यह सुनते ही लियू सोंग की आंखें लाल हो गईं। दास ने दोहराया, मेरे स्वामी का कहना है कि आपके पिता को चेन ज्यूसी ने मरवाया। लियू सोंग के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोला, चेन ज्यूसी? क्या तुम्हारे स्वामी के पास इसका कोई सबूत है? मेरे स्वामी खुद ही सबूत हैं। उनका क्या रुतबा है? क्या वो आपको धोखा देंगे? आप उन पर शक क्यों करेंगे? लियू सोंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं समझ गया। दास उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान था। उसने सुना था कि यह युवक जल्दबाज है, फिर आज इतना शांत कैसे? लियू सोंग ने पूछा, और कुछ? दास तुरंत बोला, हाँ, मेरे स्वामी ने यह भी कहा है कि पुराने गिल्ड लीडर लियू उनके वर्षों पुराने मित्र थे। उनकी असामयिक मृत्यु से वे बहुत दुखी हैं। अगर युवा स्वामी लियू अपने पिता का पद संभालते हैं तो मेरे स्वामी पूरा समर्थन देंगे,
और गिल्ड काओ को फिर से मियानशुई की सबसे बड़ी गिल्ड बनाएंगे। अगर चाहें तो मैं इसे और ज़्यादा भावनात्मक नैरेशन स्टाइल सुनते ही उस दास की ओर ऊपर देखा। उसके चेहरे पर भाव बहुत जटिल थे, लेकिन फिर भी उसने झुककर कहा, कृपया जाकर लॉर्ड येलू से कह दीजिए कि उनकी कृपा के लिए धन्यवाद। अभी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस अपने पिता का विधिवत अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। पिता की अंत्येष्टि के बाद ही बाकी बातों पर चर्चा होगी। यह सुनकर वह दास कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, जी हाँ, मैं निश्चित रूप से युवा स्वामी लियू की बात अपने स्वामी तक पहुंचा दूंगा। लियू सोंग ने कहा, धन्यवाद। इसके बाद वह दास मुड़कर चला गया। लियू सोंग धीरे धीरे वापस लौटा। बाई मोशेंग ने उससे पूछा, मालिक, उसने क्या कहा? लियू सोंग बोला, उसने कहा कि मेरे पिता को चेन जियूसी ने मारा है। बाई मोशेंग ने हल्की सी भौंहें चराई और कहा, यह असंभव है। पुराने गिल्ड लीडर और चेन जियूसी तो घनिष्ठ मित्र थे। चेन जियूसी भला उन्हें फंसाएगा कैसे? लियू सोंग ने बाई मोशेंग की ओर देखा और बोला, श्री बाई, आप ही तो हमेशा मुझे सिखाते आए हैं कि हर चीज़ की शुरुआत स्वार्थ से होती है। मेरे पिता को मारकर चेन जियूसी गिल्ड काओ को निगल सकता था। आप और मैं मौजूदा फिशिंग गिल्ड का सामना नहीं कर सकते। ऐसे में सबसे बड़ा लाभार्थी वही है। फिर वह मेरे पिता को क्यों नहीं मारेगा? यह सुनकर बाई मोशेंग कुछ कह न सका। ये उसे देखते हुए लियू सोंग बोला, असल में मुझे लगता है कि येलू भी चाहता है कि मैं ऐसा ही सोचूं। खैर, इस विषय पर अब बात नहीं करते। श्री बाई, दरअसल मेरी आपसे एक और विनती है। बाई मोशेंग बोला, कहिए मालिक। लियू सोंग ने कहा, श्री बाई, येलू ने कहा कि वह मुझे गिल्ड काओ का प्रमुख बनाने का समर्थन करेगा और गिल्ड काओ को फिर से मियानशुई की नंबर 1 गिल्ड बनाएगा। बाई मोशेंग ने तुरंत कहा, केवल उसकी एक तरफा बात मत सुनिए। लियू सोंग ने सिर हिलाया, आप बिल्कुल सही कहते हैं। सच तो यह है कि मैं खुद भी जानता हूं कि मैं गिल्ड काओ का मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पिता ने अपने जाने से पहले कहा था कि अगर मैं खुद को साबित न कर सकूं तो आप श्री बाई मेरी जगह ले सकते हैं। यह सुनकर बाई मोशेंग की भौहें सिकुड़ गईं। क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं मालिक? लियू सोंग ने गंभीर स्वर में कहा, श्री बाई, आपने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। आप सबसे बेहतर जानते हैं कि मैं गिल्ड काओ का मुखिया बनने के योग्य नहीं हूं। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि आप यह पद संभालें। बाई मोशेंग ने गंभीरता से लियू सोंग को देखा। काफी देर बाद उसने सिर हिलाकर कहा, मालिक, चाहे आप सच्चे मन से कह रहे हों या केवल औपचारिकता निभा रहे हों, मैं यह पद नहीं ले सकता। मैं केवल एक विद्वान हूं। मैं रणनीति बना सकता हूं, लेकिन निर्णायक फैसले लेने के योग्य नहीं हूं। लेकिन एक बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लियू सोंग चौंक गया और बोला, कृपया साफ साफ कहिए श्री बाई। बाई मोशेंग ने कहा, यह टोकन। लियू सोंग ने अपने हाथ में पकड़े टोकन को देखा। बाई मोशेंग आगे बोला, यह टोकन मेरे और गिल्ड लीडर के बीच हुए समझौते का प्रतीक है। जिसके पास यह टोकन हो वही गिल्ड काओ का नया मुखिया नियुक्त माना जाता है। क्या? लियू सोंग ने बाई मोशेंग को देखा, फिर टोकन की ओर। तो क्या मेरे पिता का इरादा यह था? बाई मोशेंग ने कहा, ऐसा ही प्रतीत होता है। शायद गिल्ड लीडर ने चेन ज्यूसी, गिल्ड लीडर चेन पर गिल्ड काओ सौंपने का भरोसा किया था। लियू सोंग वहीं सन्न रह गया। काफी देर बाद उसने कहा, अगर ऐसा है तो चेन ज्यूसी ने अभी ये बात साफ क्यों नहीं की? बाई मोशेंग ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। शायद उसे इसका अर्थ मालूम नहीं था, या फिर उसने मुझ पर दया की और गिल्ड काओ मुझसे छीनने का मन नहीं किया। लियू सोंग ने उसकी बात पूरी की और चुप हो गया। काफी देर बाद उसने बाई मोशेंग से पूछा, श्री बाई, आपने हमेशा मुझे बेटे या भतीजे की तरह माना है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या निर्णय लेते? बाई मोशेंग ने सोचकर कहा, अभी हालात पूरी तरह साफ नहीं हैं, इसलिए जल्दबाजी में पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेन ज्यूसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। केवल 1 साल में उसने मियानशुई को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है और वह शाही राजकुमारी से भी जुड़ चुका है। भविष्य में उसका उत्थान निश्चित है। और उसकी फिशिंग गिल्ड लीजिंग शुए। हालांकि मानना कठिन है, लेकिन हमारी गिल्ड काओ अब कमजोर हो चुकी है। शायद पुराने गिल्ड लीडर के सम्मान में, जब तक वह यहाँ है, हमें अस्तित्व में रहने देगा। लेकिन अगर भविष्य में वह राजकुमारी के साथ ऊंचे पद पर पहुंच गया तो मियानशुई के लिए जो उत्तराधिकारी वह चुनेगा
वह शायद हमें इतनी रियायत न दे। तब हमें कठिन दौर का सामना करना पड़ेगा। एक रणनीतिकार के रूप में बाई मोशेंग ने हर संभावना सामने रखी। मौजूदा हालात में फिशिंग गिल्ड के विरुद्ध जाना असंभव था। गिल्ड काओ का पतन अब केवल समय की बात थी। यह सुनकर लियू सोंग बोला, तो श्रीबाई, क्या आप कह रहे हैं कि हमें फिशिंग गिल्ड के साथ जुड़ जाना चाहिए? बाई मोशेंग ने हल्के से सिर हिलाया। समझदार व्यक्ति वही होता है जो हालात को परख सके। साफ शब्दों में, अगर जीत नहीं सकते तो साथ हो जाओ। जितनी जल्दी जुड़ोगे उतनी ऊंची स्थिति मिलेगी और भविष्य में उतना ही अधिक लाभ। लियू सोंग चुप हो गया। काफी देर बाद बोला, तो क्या हम वापस चलें? उसने बाई मोशेंग की ओर देखा। बाई मोशेंग बोला, मालिक, अभी सही समय नहीं है। हमें ऐसा अवसर ढूंढना होगा जहां पक्ष बदलकर हमें बेहद आय मिल सके। लियू सोंग ने सिर हिलाया। मैं आपकी बात मानूंगा श्रीबाई। धीरे धीरे योंगचांग स्ट्रीट पर छोचू के निवास पर छोचू को स्ट्रेचर पर लाया जाता देखकर घर का प्रबंधक घबरा गया और चिल्लाया, मालिक चो, क्या आप ठीक हैं? मालिक, जल्दी मालकिन को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जोचू को सीधे अंदर ले जाया गया और कुछ ही देर में उसकी पत्नी आ गई। जोचू की पत्नी, दूसरी मालकिन सुन, अपने पति को इस हालत में देखकर घबरा गई। यह किसने किया? यह सुनकर उसके साथ आए अनुयायी ने कहा, हाँ, गिल्ड लीडर मालिक जो ने आदेश की अवहेलना की थी, उसने पूरा हाल बताया। यह सुनते ही लेडी सुन गुस्से में भर गई। यह गिल्ड लीडर सच में अंधा है। मेरा पति तो उसकी मदद कर रहा था और वह उपकार का बदला ऐसे देता है जैसे कुत्ता लू डोंगबिन को काट ले। चुप रहो, लेडी। अगर चाहे तो मैं इसे और भावनात्मक वॉइस नरेशन यूट्यूबेशन के अनुरूप, अगर यह घटना पहले होती तो लेडी सुन अब तक गालियां देना शुरू कर चुकी होती। लेकिन आज का जोचू पहले वाला जोचू नहीं रहा था। अब वह फिशिंग गिल्ड का फॉरेन अफेयर्स हॉल मास्टर था। उसकी हैसियत पेंग शिजोंग के बराबर थी। यहाँ तक कि सुनबू भी अब अपने इस दामाद को हल्के मिलने की हिम्मत नहीं करता। इसी कारण दूसरी मालकिन सुन अब जोचू को दबाने या हराने की हिम्मत नहीं करती थी। इस समय जोचू बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक दासी उसके लिए हुए कपड़े उतार कर साफ कपड़े पहनाने लगी। तभी सूचना मिली डॉक्टर लेडी सुनने। डॉक्टर ने बस एक नज़र डाली और बोला, चोट काफ़ी गंभीर है। कम से कम 10 दिन से आधा महीना तक बिस्तर से उठना मुश्किल होगा। ये सुनते ही लेडी सुन फिर भड़क उठी। ये चेन जूसी बहुत निर्दयी हो गया है। अब जब वह गिल्ड लीडर बन गया है तो क्या उसे याद नहीं कि इन्हीं भाइयों ने उसे इस पद तक पहुंचाया था? और अब वह इतना कठोर वार करता है। चुप रहो। जोचू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। लेडी सुन तुरंत शांत हो गई। एक व्यक्ति की घरेलू हैसियत उसके सामाजिक दर्जे से गहराई से जुड़ी होती है। डॉक्टर आगे आया, घाव को साफ किया और जोचू के नितंबों पर दवा लगाई। फिर बोला, अच्छी बात यह है कि हड्डी नहीं टूटी है। आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेडी सुन ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर, किसी को भेजो, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो। डॉक्टर चला गया। तभी लेडी सुन ने जोचू की ओर देखा और बोली, तुम मूर्ख हो। चेन जूसी ने तुम्हें इतना मारा और तुम मुझे उसके खिलाफ 2 शब्द भी कहने नहीं देते। जोचू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हूँ, जरा भी शर्म नहीं है। मुझे कुछ चोटें लगीं और तुम आसमान सिर पर उठाना चाहती हो। ध्यान से सुनो, जो कुत्ता काटता है वह भौंकता नहीं। तुम इस तरह चिल्लाओगी तो अगर चेन जूसी को पता चल गया कि तुम्हारे मन में बैर है तो क्या होगा? याद रखो, अगर नफरत भी हो तो जुबान पर मत लाओ, वरना वह सिर्फ बेबस गुस्सा कहलाता है। लेडी सुन घबरा गई। पति, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहीं गिल्ड लीडर से गद्दारी करने का तो नहीं सोच रहे? चेन जी से। जोचू ने उसकी ओर देखा और बोला, तो अगर मैं करूं तो? यह सुनते ही लेडी सुन लगभग चीख पड़ी, नामुमकिन। जो, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब चेन जूसी की वजह से है? उसके बिना तुम आज भी सुन परिवार के एक निकम्मे दामाद होते। यह रुतबा तुम्हें कहाँ से मिलता? चोचू बोला, उसने मेरी मदद की, यह सच है, लेकिन मैंने भी उसके लिए अपना सब कुछ झोंक दिया और फिर भी वह बिना सोचे समझे मुझे मारता है। आज मैं उसके लिए क्या हूँ? यह खुला अपमान है, असहनीय अपमान। मैं इसका विरोध क्यों ना करूं?
लेडी सुन घबरा गई। पति, ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जोचू ने हाथ हिलाया। बस दखल मत दो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, मालकिन को आराम करने ले जाओ। उसने पास खड़ी दो दासियों को इशारा किया। लेडी सुन बेचैन हो उठी। पति, ऐसा एहसान फरामोशी वाला काम मत करना, बाद में तुम्हें गहरा पछतावा होगा। अगर गुस्सा है तो दो गालियां दे दो, लेकिन कोई पागलपन मत करना। जोचू ने हाथ लहराकर कहा, जाओ आराम करो, एक औरत क्या समझेगी। जब दासियां लेडी सुन को लेकर चली गई, जोचू की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। कुछ देर बाद उसका घर का प्रबंधक कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा रहस्यमय था। मालिक, आपने अभी जो बातें कहीं वे बहुत तीखी थीं। भले ही गिल्ड लीडर 1000 बार गलत हो, लेकिन ऐसे विचार मन में लाना ठीक नहीं। जोचू ने उसकी ओर देखा और हंसा। हूँ, और क्यों नहीं। मैं जोचू, चेन जियूसी का कुत्ता नहीं हूं कि जब चाहे बुलाए जब चाहे भेज दे। देर सबेर मैं उसकी जगह जरूर लूंगा। यह सुनकर प्रबंधक की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत बोला, मालिक, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं। जोचू ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ, मुझे रिपोर्ट करने का इरादा है। प्रबंधक घबराकर बोला, नहीं नहीं, आज येलू हवेली से कोई आपसे मिलने आया था। मुझे डर था कि आपको अच्छा न लगे, इसलिए मैंने उसे छिपा दिया। क्या उसे अंदर बुलाऊं। जोचू की भौहें सिकुड़ गईं। येलू हवेली, वह थोड़ा हिचकिचाया। तभी प्रबंधक बोला, मालिक, बस उसकी बात सुन लीजिए। अगर शर्तें सही हों तो हमें एक ही पेड़ से क्यों लटके रहना चाहिए, है ना। जोचू ने उसे देखा और कहा, हूँ, बुलाओ उसे। प्रबंधक तुरंत चुप गया। जी। वह तेजी से बाहर चला गया। जोचू का चेहरा गहरा हो गया। जैसा कि गिल्ड लीडर ने कहा था, येलू ने उसके घर में पहले से जासूस घुसा रखे थे और अब वे बेचैन हो चुके थे। जोचू ने आंखें संकरी कर लीं। चेन जूसी से गद्दारी। वह जू पागल नहीं था। भले ही उसकी क्षमता सबसे ऊंची न हो, लेकिन हालात की समझ और आत्मजागरूकता में वह सबसे आगे था। वह इतनी तेजी से ऊपर क्यों पहुंचा। भविष्य की एक कहावत उधार लें तो, हवा के रुख पर खड़ा हो तो स्वर भी उठ सकता है। उसकी सफलता का एक ही कारण था, चेन ज्यूसी। वह उसी तेज रफ्तार रास्ते पर सवार था। इसलिए चेन जी से गद्दारी नामुमकिन। पहले जो कुछ भी उसने कहा वह सब नाटक था। अपने घर के प्रबंधक के गद्दार होने की बात भी वह पहले से जानता था। येलू ने चेन ज्यूसी और जोचू दोनों के घरों में जासूस घुसाने की कोशिश की थी। चेन ज्यूसी के यहाँ वह असफल रहा, लेकिन जोचू के यहाँ एक प्रबंधक को उसने तोड़ लिया। जोचू को यह सब बहुत पहले पता चल चुका था, लेकिन चेन जी ने उसे रोका था। खुले जासूस से निपटना छिपे जासूस से 100 गुना आसान होता है। इसीलिए अब तक इंतजार किया गया था। जोचू बिस्तर पर लेटा था। तभी कोई अंदर आया और झुककर बोला, मालिक छो। जोचू ने उसे देखा। तुम येलू संप्रदाय द्वारा भेजे गए हो। वह बोला, मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। क्यों, मेरी दुर्दशा पर हंसने। नहीं नहीं, उस व्यक्ति ने जल्दी कहा, मेरे स्वामी का मानना है कि चेन जुसी ने मालिक चो के साथ अत्यधिक कठोर व्यवहार किया है। अगर चाहे तो अगले हिस्से में मैं इसे और ज्यादा भावनात्मक नरेशन, कट क्लिफ हैंग, बिना बेकार के इंट्रो, नीचे इस पूरे हिस्से की विस्तृत लेकिन साफ हिंदी स्टोरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जोचू अब पहले वाला जोचू नहीं रहा था। आज वह फिशिंग गिल्ड का फॉरेन अफेयर्स हॉल मास्टर था। ऐसा पद ठीक है। बिना बेकार के इंट्रो, नीचे इस पूरे हिस्से की विस्तृत लेकिन साफ, ठीक है। बिना बेकार के इंट्रो, नीचे इस पूरे हिस्से नाक से सांस छोड़ी। येलू मैंशन का दूत लगातार चेन ज्यूसी के खिलाफ जहर भरता जा रहा था। वह बोला, जोचू ने शांताओ गांव से लेकर आज तक चेन ज्यूसी का साथ दिया, कितनी ही बार जान जोखिम में डाली, और अगर जोचू न होता तो चेन ज्यूसी फिशिंग गिल्ड का लीडर बन ही नहीं सकता था। लेकिन अब लीडर बनते ही चेन ज्यूसी ने जोचू को एक इस्तेमाल किए हुए औजार की तरफ फेंक दिया, सबके सामने अपमानित किया और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। येलू लॉर्ड ये देखकर चुप नहीं रह सका, इसीलिए उसने ये दूध भेजा था। यह सब सुनकर जोचू ने बस इतना कहा, तुम देख चुके हो, अब जा सकते हो। लेकिन दूत रुका। उसने कहा, ओपन कोट, समझदार पक्षी एक ही पेड़ पर नहीं लटकता। अगर चेन ज्यूसी गिल्ड लीडर बन सकता है तो क्या आप नहीं बन सकते, क्लोज कोट। और फिर असली बात कही, अगर जोचू येलू मैनशन का साथ दे तो फिशिंग गिल्ड लीडर की कुर्सी उसी की होगी। जोचू चुप हो गया। काफी देर बाद उसने सिर्फ एक आदेश दिया,
बटलर, मेहमान को बाहर छोड़ आओ। दूत को लगा कि बात बिगड़ गई, लेकिन बटलर की आंखों में चमक आ गई। बाहर जाकर बटलर ने दूत से कहा, जोचू तुरंत नहीं मानेगा क्योंकि वह चेन ज्यूसी के साथ बहुत समय से है, लेकिन आज वह डगमगाया जरूर है। थोड़ा और दबाव डाला जाए तो वह जरूर टूटेगा। येलू मैनशन को यही भ्रम चाहिए था। अंदर लौटकर बटलर ने जोचू से पूछा, मालिक, आपको क्या लगता है? जोचू ने जानबूझकर गुस्से और दुख का अभिनय किया। ओपन कोट, अगर चेन ज्यूसी आज खुद मिलने आए तो समझूंगा कि भाईचारा बाकी है। अगर नहीं आया तो समझ जाऊंगा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं। क्लोज कोट। उसी समय खबर आई, गिल्ड लीडर की पत्नी सुयुनजिन आई हैं। जोचू का चेहरा और बिगड़ गया। ओपन कोट, हमारा मामला है और वह एक औरत भेज रहा है। क्लोज कोट। फिर भी उन्हें अंदर बुलाया गया। सुयुनजिन ने नरमी से बात की, कहा कि चेन ज्यूसी को अफसोस है और उसने कुछ तोहफे भिजवाए हैं। जोचू ने ठंडेपन से देखा। ना शुक्रिया। जब चेन हेंग ने गिल्ड के काम की चिंता न करने को कहा तो जोचू ताना मार बैठा। ओपन कोट, हॉल मास्टर ही नहीं रहा, अब किस बात की चिंता करूं? उसने साफ कह दिया। ओपन कोट, मैंने चेन ज्यूसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आज उसने मेरा दिल ठंडा कर दिया और सबको बाहर निकाल दिया। बटलर अंदर ही अंदर खुश था। उसे लगा जोचू पूरी तरह टूट चुका है। उसने गिफ्ट उठाए और सीधे येलू लॉर्ड को खबर देने दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही कमरा खाली हुआ, जोचू ने चुपचाप अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में था ताई सुई पिल, एक बेहद कीमती जीवन रक्षक दवा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मतलब साफ था, यह पूरा गुस्सा, अपमान और बगावत एक सोची समझी चाल थी। जोचू ने येलू मैनशन को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि वह टूट चुका है, जबकि असल में वह अब भी चेन ज्यूसी के साथ खेल खेल रहा है। अब शिकार कौन है और शिकारी कौन, यह अगली कड़ी में साफ होगा। अगर आपको ऐसा देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं एक्सप्लेन हिंदी, जहां हम लेकर आते हैं वेब नॉवल, चाइनीज नॉवल और पावर पॉलिटिक्स से भरी कहानियों की डीप हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इस समय मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। इसी वजह से वीडियो लेट आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहानी की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर मुझे थोड़ी सी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे लगातार वीडियो बनाने में बहुत मदद करेगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज की कहानी की ओर। स्टोरी एक्सप्लेन हिंदी। मैंने कमांडरी प्रिंसेस से मुलाकात की है। चेन जिए सीधे झाओ या के अस्थायी निवास पर पहुंचा। जैसे ही झाओ या ने उसे देखा, वह थोड़ी चौंक गई और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, अभी अभी तो मुलाकात हुई थी, क्या फिर कोई और काम है? चेन जिए ने मुट्ठी बांधकर झुकते हुए कहा, कमांडरी प्रिंसेस, ये मामला बेहद आपात है, इसीलिए मैं विशेष रूप से आपको रिपोर्ट करने आया हूँ। बेहद आपात? झाओ या की आंखों में संदेह था। आखिर ऐसा क्या हो गया? चेन जिए ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला म्यानशुई के 1 लाख लोगों की जान मौत से जुड़ा है। अगर समय रहते समाधान हुआ तो हजारों लोग भूख से मर जाएंगे। यह सुनते ही झाओ या का चेहरा बदल गया। 1 लाख लोगों की जान? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। झाओ या ने हाथ उठाया। ठीक है, साफ साफ बताओ, मामला क्या है? चेन जिए ने सिर्फ एक शब्द कहा, अनाज। फिर उसने पूरी सच्चाई खोलकर रख दी। भारी बारिश की वजह से पूरा म्यानशुई तबाह हो चुका था। खेत बर्बाद, गांव उजड़ चुके थे और शहर के बाहर बना म्यानशुई अनाज गोदाम भी पानी में डूब चुका था। अभी लोग इसलिए जिंदा दिख रहे थे क्योंकि घरों में थोड़ा बहुत अनाज बचा था। लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। खाने को कुछ नहीं बचेगा। पतझड़ की फसल नष्ट हो चुकी थी। गर्मी की फसल पहले ही लगभग खत्म थी। आने वाला शरद, सर्दी और अगली बसंत तीनों भूख में गुजरने वाले थे। अगर इसी दौरान जोरोएस्ट्रियन पंथ ने लोगों को भड़काया तो सीधा किसान विद्रोह हो सकता था। चेन जिए ने कहा, कमांडरी प्रिंसेस, ये सिर्फ अनाज की समस्या नहीं, ये दाकियान की स्थिरता का सवाल है। झाओ या पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। तो तुम्हारा मतलब है अगली गर्मी की फसल तक लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा? हाँ, 1 लाख लोग। झाओ या ने पूछा, कितना अनाज चाहिए? चेन जिए ने हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3 लाख अनाज, वो भी तब जब लोग बहुत कम खाएं। अगर सामान्य भोजन चाहिए तो 5 लाख शी। झाओ या समझ गई।
3 लाख मतलब लोग बस जिंदा रहेंगे। 5 लाख मतलब लोग इंसानों की तरह जी पाएंगे। फिर उसने पूछा, तुम्हारे फिशिंग गिल्ड के पास कितना अनाज है? सिर्फ 70,000 शी। झाओ या की भौहें कस गईं। घाटा बहुत बड़ा था, और बड़े घरानों के पास करीब 50,000 शी। लेकिन वे लोग जमाखोरी करेंगे, सस्ते में नहीं बेचेंगे। झाओ या की आंखों में गुस्सा था। वे ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? चेन जिए ने शांत स्वर में कहा, इंसान धन के लिए मरता है, जैसे पक्षी दाने के लिए। झाओ या ने हाथ उठाया। आदा आदेश दीजिए कमांडरी प्रिंसेस। काउंटी मजिस्ट्रेट तांग वानियान को आदेश दो। आज से कोई भी अनाज व्यापारी दाम नहीं बढ़ाएगा। जो नियम तोड़ेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। कहानी अब असली मोड़ पर आ चुकी है। आगे सवाल यह है, क्या सरकारी आदेश से भूख रुकेगी, या अमीर लोग इंसानों को मरने देंगे? अगर आप अगला पार्ट नहीं मिस करना चाहते तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। बाद चैनल के हिसाब से चैनल इंट्रो सपोर्ट अपील। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी, जहां हम आपको वेब नॉवेल और फैंटेसी कहानियों की पूरी कहानी आसान हिंदी में समझाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सच बताऊं तो इस समय मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। इसी वजह से वीडियो अपलोड होने में भी काफ़ी देरी हो रही है। अगर आप में से कोई भी दोस्त मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहे तो आप टेलीग्राम पर जाकर आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का हिंदी अनुवाद मैंने कमांडरी प्रिंसेस को देखा है। चेन जे कमांडरी प्रिंसेस छाओ या से मिलने के लिए उनके अस्थायी निवास पर पहुंचा। छाओ या ने चौंकते हुए चेन जिए की ओर देखा और हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, हम अभी अभी मिले थे, क्या फिर कोई काम है? चेन जिए ने मुट्ठी जोड़कर कहा, कमांडरी प्रिंसेस, मामला बेहद आपात है। में थोड़ा बहुत अनाज था, इसीलिए संकट अभी खुलकर सामने नहीं आया था। लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी, लोगों को एहसास होगा कि उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। उसके बाद अनाज के लिए लूटपाट मच जाएगी। पतझड़ की फसल नष्ट हो चुकी थी। गर्मी का निवास पर पहुंचा। छाओ याने चौंकते हुए चेन जिए की ओर देखा और हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, हम अभी अभी मिले थे, क्या फिर कोई काम है? चेन जिए ने मुट्ठी जोड़कर कहा, कमांडरी प्रिंसेस, मामला बेहद आपात है, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको रिपोर्ट करने आया हूं। बेहद आपात? झाओ याने उलझन में पूछा, आखिर ऐसा क्या है? चेन जिए ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला म्यानशुई के 1 लाख लोगों की जान मौत से जुड़ा है, इसलिए मुझे मजबूरन आपकी शरण लेनी पड़ी। 1 लाख लोगों की जान मौत? झाओ या तुरंत गंभीर हो गई, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैं ऐसा साहस नहीं कर सकता, चेन जी ने कहा। ठीक है, तो साफ साफ बताओ, मामला क्या है? अनाज। और फिर चेन जी ने म्यानशुई में पड़े भयानक अनाज संकट के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। भारी बारिश की वजह से पूरा म्यानशुई जिला तबाही की चपेट में आ गया था। खेत नष्ट हो चुके थे, गांव उजड़ गए थे, यहां तक कि शहर के बाहर बना म्यानशुई का अनाज भंडार भी बाढ़ में तबाह हो गया था। इस समय लोगों के पास घरों में थोड़ा बहुत अनाज था, इसीलिए संकट अभी खुलकर सामने नहीं आया था। लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी, लोगों को एहसास होगा कि उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। उसके बाद अनाज के लिए लूटपाट मच जाएगी। पतझड़ की फसल नष्ट हो चुकी थी। गर्मी का अनाज भी लगभग खत्म हो चुका था। लोगों को शरद ऋतु, सर्दी और अगले वसंत तक भूखे रहने का खतरा था। इतना लंबा समय लोग सचमुच भूख से मर सकते थे। यहां तक कि आधे लोग पतझड़ आने से पहले ही मर सकते थे। अगर इस मौके का फायदा उठाकर जोरोएस्ट्रियन संप्रदाय लोगों को भड़काए तो किसान विद्रोह भी हो सकता था। इसीलिए यह मामला बेहद गंभीर था। देश को स्थिर रखने और लोगों की जान बचाने के लिए चेनजिए को कमांडरी प्रिंसेस की मदद मांगनी पड़ी। चेनजिए पूरे जोश के साथ जनता की पीड़ा की बात करता रहा। उसने ये जिक्र नहीं किया कि ये लोग उसके फिशिंग गिल्ड की नींव भी हैं। छाओ या की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तो तुम्हारा मतलब है अब से लेकर अगले साल की गर्मियों की फसल तक लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा? हाँ, चेनजिए ने सिर हिलाया। 1 लाख लोग? छाओ या ने पूछा। 1 लाख? चेनजी ने फिर सिर हिलाया।
कम से कम 3 लाख शी अनाज चाहिए, और अगर सामान्य भोजन चाहिए तो 5 लाख शी लगेंगे। छाओ या समझ गई। 3 लाख शी मतलब दिन में एक बार पतली खिचड़ी जंगली साग के साथ। 5 लाख शी मतलब लोग ठीक से 2 वक्त का खाना खा सकेंगे। थोड़ा सोचकर झाओ या ने पूछा, क्या तुम्हारे फिशिंग गिल्ड के पास अनाज नहीं है? है, लेकिन सिर्फ 70,000 शी। बहुत कम है। झाओ या ने भौहें सिकोड़ी। इसके बाद उसने आदेश दिया कि सभी अनाज दुकानों को उचित दाम पर अनाज बेचने का आदेश दिया जाए। लेकिन चेंज ये जानता था, ऊपर से आदेश होते हैं, नीचे से रास्ते निकाल लिए जाते हैं। असल समस्या अब भी हल नहीं हुई थी। अगर चाहो तो मैं इसी स्टाइल में आगे का पूरा चैप्टर समझा सकता हूँ। खेला और बोला, तुमने काफी मेहनत की है, आज की बिक्री कैसी रही? दुकानदार ने सम्मान से कहा, कल से भी ज्यादा। आज सुबह यिन पहर भोर से पहले ही लोग लाइन में लग गए थे। दुकान खुलते ही 1 कप चाय पीने जितने समय में सारा अनाज बिक गया। झो पेंग हंसा, हे, लगता है अनाज की मांग जबरदस्त है। इस बार तो हम जरूर अमीर बनेंगे। धड़ाम, छो पेंग ने जमींदार वांग द्वारा फेंका गया एक बांस उठा लिया। उसी समय लकड़ी संघ का सरगना लियूरोंग बोला, सरगना झो, आपने जो तरीका सिखाया है वह सच में काम का है। हर दिन थोड़ा सा अनाज बेचकर नुकसान तो कम हो रहा है, लेकिन अगर कमांडरी प्रिंसेस को हमारी चाल समझ आ गई तो? चोपेंग बेपरवाही से बोला, समझ आ गई तो क्या? क्या हम उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे? दुकान खोली, सही दाम पर अनाज बेचा। ज्वार का चावल 10 तांबे प्रति जिन, आपदा से पहले जितना ही दाम है ना? मैंने अनाज में रेत तो नहीं मिलाई। फिर उसे शिकायत करने का क्या हक है? यह सुनकर जमींदार वांग बोला, लेकिन सरगना जो, दिन में सिर्फ 50 लोगों को अनाज देना, क्या यह बहुत कम नहीं है? कम। चोपेंग हंसा, बिल्कुल भी कम नहीं। हमारे पास अनाज ही कितना है? रोज थोड़ा थोड़ा बांटना ही तो समझदारी है। और वैसे भी वह एक अस्थायी अधिकारी है, कुछ दिनों में चली जाएगी। क्या सच में वह इस मामले पर नजर रखेगी? कहते कहते उसने एक और पत्ता खेल दिया। जमींदार झांग हंसकर बोला, बूढ़े वांग, तुम बहुत डरपोक हो। कमांडरी प्रिंसेस छींक भी दे तो तुम उसे शाही फरमान समझ लेते हो। लियूरोंग ने भी जोड़ा, बिल्कुल सही। वह साधु संत बनने आई है, इससे हमें क्या लेना? हमने अनाज पैसे देकर खरीदा है। दिन में 100-150 जिंजवार बेच रहे हैं। क्या तुम्हें पता है ब्लैक मार्केट में इसका दाम कितना है? वांग ने पूछा। कितना? 20 तांबे प्रति जिन। और अभी और बढ़ेगा? 2 गुना? वांग हक्का बक्का रह गया। लियूरोंग हंसा, और क्या? अगर मैं रोज 100 जिन बेचूं तो कितना घाटा होगा? मेरे हिसाब से कुछ दिनों में दाम 25 तांबे तक पहुंच जाएगा। यह सुनकर वांग की सांसें तेज हो गई। इतना भारी मुनाफा? जो पेंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो कहता हूं यह अनाज कम से कम 5 गुना बढ़ेगा। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। 5 गुना? यानी 10,000 की संपत्ति 50,000 बन जाएगी। जो पेंग ने मुस्कुराकर पूछा, अब भी लगता है कि दिन के 100 जिन कम है? वांग तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं। बस, जो पेंग हंसा, यह 100 जिन मेरी भलाई है। कमांडरी प्रिंसेस को इसे सराहना चाहिए। इतना कहते ही सामने के आंगन से लगभग 30 शिष्य लौटे। हर एक की पीठ पर बोरा था। उन्होंने आकर ज्वार को फिर से भंडार में उड़ेल दिया। ये देख लियूरोंग चौंका, भाई जो, ये क्या है? अनाज की रिसाइकलिंग। क्या? अनाज भी रिसाइकलिंग होता है? तीनों हैरानी से झो पेंग को देखने लगे। झो पेंग ने पीछे खड़े दुकानदार से कहा, पुराने कियान, समझाओ इन्हें। पुराना कियान हंसते हुए बोला, सरगना का कमाल है, हम रोज अपने ही लोगों को सुबह लाइन में लगवाते हैं। अनाज उन्हीं को बेचते हैं, फिर वह वापस यहीं आ जाता है। अगले दिन फिर वही चक्र। असल में पिछले कई दिनों में का गैंग लीडर था। भाई जो, ये क्या कर रहे हो? जो पेंग मुस्कुराते हुए बोला, अनाज को पुनः उपयोग में ला रहे हैं। क्या आप पुनः उपयोग कर सकते हैं? तीनों लोग झो पेंग की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। झो पेंग ने पीछे खड़े दुकानदार की ओर इशारा किया, ओल्कियान, इन्हें समझा दो। ओल्कियान हंसते हुए बोला, हाँ हाँ दोस्तों, यह हमारे गैंग लीडर की योजना है। हर दिन हम कुछ लोग पहले से लाइन में खड़ा करते हैं, फिर वही अनाज हमारे शिष्यों को बेचा जाता है। जब अनाज बिक जाता है तो वह वापस यहीं आ जाता है और अगले दिन फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। आप लोग जान लें, पिछले कुछ दिनों में कुल बिके अनाज की मात्रा 20 पाउंड से भी कम रही है।
तीनों ये सुनकर जैसे नई दुनिया में प्रवेश कर गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? झोपेंग मुस्कुराया और बोला, क्या ये सच है कि आप लोग हर दिन 100-100 पाउंड ज्वार चावल बेचते रहे? सभी तीनों एक साथ अपनी जांघ पर हाथ मारते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। फिर लैंडलॉर्ड वांग बोला, गिल्ड लीडर झो, ये शानदार तरीका हमें पहले क्यों नहीं बताया? जोपेंग ने कहा, तुम लोग पहले नहीं पूछे। लियूरोंग बोला, हम तो पूरी तरह से खोए हुए थे। पिछले 2 दिन में मैंने 400-500 पाउंड ज्वार चावल बेचा। अगर मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेचता तो कितनी कमाई होती? लैंडलॉर्ड वांग और लैंडलॉर्ड झांग पूरी तरह सहमति में सिर हिला रहे थे। ब्लैक मार्केट म्यानशुई में एक नया अंडरग्राउंड मार्केट बन गया था जो विशेष रूप से अनाज की बिक्री के लिए था। तीसरी मिस हुआ अब फिशिंग गिल्ड के साथ जुड़ चुकी थी और उसका ब्लैक मार्केट प्रभावित हो गया था। इससे म्यानशुई में नया ब्लैक मार्केट बन गया जहां अनाज की कीमतें सामान्य दुकानों से कहीं अधिक थीं। लेकिन ये एक ऐसा स्थान था जहां अनाज सचमुच खरीदा जा सकता था। हालांकि अफसोस की बात यह है कि ब्लैक मार्केट की कीमतें हाल ही में नहीं बढ़ी और इसका कारण था कोई परेशानी पैदा कर रहा था। चेन जीसू फिशिंग गिल्ड से। वास्तव में चेन जीसू का अंताई ग्रेन स्टोर हाल ही में कमांडरी प्रिंसेस के आदेश का पालन कर रहा था। वहां अनाज उचित दाम पर बिक रहा था। हर व्यक्ति को सीमित मात्रा दी जा रही थी। चेन जीसू ने यह भी दावा किया कि उनके पास पूरे म्यानशुई के लोगों के लिए 1 साल का अनाज पर्याप्त है, इसलिए कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से एंटाई ग्रेन स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई और चेनजिए की दैनिक बिक्री भी लगातार बढ़ रही थी। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 6000 शी से अधिक अनाज बेचा। अगर पूरी बिक्री खोल दी जाए तो स्टॉक शायद कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता। चेन जीसू के कारण अनाज की कीमत स्थिर रही, जिससे इस दौरान केवल 2 गुना ही मूल्य बढ़ा, जो कि सराहनीय था। लेकिन यह अफवाह भी थी कि चेन जीसू का अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इतने सारे लोग रोज कतार में खड़े होते हैं, कई लोग अनाज नहीं ले पाते और मजबूर होकर ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी इसी स्टाइल में समझा दूं। स्थिर रह गई, लेकिन इससे जो लोग अनाज जमा कर रहे थे वे पागल हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि चेन जीसू के पास अभी कितनी स्टॉक है। येलू हवेली सामान्य आदमी जोचू लॉर्ड येलू को प्रणाम करता है। जोचू ने फिस्ट बाव मुट्ठी के साथ नमस्ते किया और येलू ने देखा और हंसते हुए कहा, ओह चोचू, हाँ हाँ हाँ, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, कृपया बैठो। येलू जोचू को बैठने का इशारा करता है। बैठने के बाद येलू हाथ ताली बजाते हुए कहता है, डिशें परोस दो। कुछ ही समय में कई डिशें जोचू के सामने रख दी गई, जिनमें येलू का पसंदीदा सशीमी भी था। येलू जोचू की ओर इशारा करते हुए बोला, इसे चखो, ये नदी का फूटर फिश है, ताज़ा मछली लाकर शेफ ने तैयार किया है। जोचू ने देखा कि प्लेट पर बर्फ के ऊपर मछली की पतली और पारदर्शी फाइलें रखी थीं। वास्तव में यह नदी की फूटर फिश का सशीमी था। जोचू ने चॉपस्टिक से कुछ उठाया और चखा। मुंह खोलते ही उसने कहा, स्वादिष्ट है, बहुत ताज़ा, वाकई टॉप लेवल सशीमी के योग्य। येलू हंसते हुए बोला, यह टॉप लेवल नहीं है, सबसे टॉप लेवल है ड्रैगन पैटर्न रिवर फूटर फिश। अब वह टॉप लेवल सशीमी है। जोचू ने कहा, लॉर्ड, मैंने सुना है कि ड्रैगन पैटर्न रिवर फूटर फिश बहुत जहरीली होती है। यह वुल्फ स्मोक रियल्म के किसी भी शक्तिशाली योद्धा को मार सकती है। येलू बोला, सही कहा, लेकिन जोचू, जो सबसे जहरीला है वही सबसे स्वादिष्ट भी होता है, जैसे कि वही चेन जीसू है। येलू ने जोचू से गंभीर होकर पूछा, जोचू, मैंने सुना है तुम और चेन जीसू के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। जोचू ने कहा, कहा जा सकता है कि हम जीवन मरण के साथी हैं। जियानटाओ विलेज में मिला था, म्यानशुई सिटी में एक दूसरे का साथ दिया। मैंने सोचा रिश्ता गहरा और अटूट है, लेकिन अलास, इन चीज़ों को अब मत बात करो। येलू जोचू की तरफ देखते हुए बोला, लगता है जोचू के भीतर कुछ कुंठाएं हैं। जोचू ने कहा, वह मुझे इंसान की तरह नहीं समझता। येलू ने जवाब दिया, जोचू, तुम्हें ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हें इंसान की तरह नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ। चेन जीसू की शक्ति बढ़ाई मेरी मदद से हुई। मैं उसे ऊपर उठा सकता हूँ और तुम्हें भी। क्या तुम फिशिंग गिल्ड के नेता बनना चाहते हो? जोचू ने थोड़ी देर सोचा और फिर जोर से कहा, मैं चाहता हूँ।
अगर मैं ऊपर नहीं उठना चाहता तो आज यहाँ तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता, लॉर्ड। येलू मुस्कुराया। अच्छा, अगर तुम शक्ति हासिल करना चाहते हो तो आसान है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा चेन जीसू को हटाने में, और तुम बनोगे फिशिंग गिल्ड के नेता। जोचू ने धन्यवाद कहा। धन्यवाद लॉर्ड, आपके समर्थन के लिए। लेकिन येलू ने गंभीरता से कहा, जोचू, चेन जीसू को हटाना आसान नहीं होगा। हमें कदम कदम बढ़ना होगा। पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। चोचू ने पूछा, लॉर्ड, क्या काम? येलू ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि म्यांशुई में अनाज की कमी है? जोचू ने कहा, हाँ पता है। येलू ने कहा, चेन जीसू के पास एक बैच अनाज है, इसे जला दो। जोचू की आंखें खुल गईं। क्या, जलाना? येलू गंभीर था। उसने सोचा था कि चेन जीसू का अनाज ब्लैक मार्केट की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। येलू ने पहले से योनगान प्रीफेक्चर से अनाज उधार लिया था। 7,000 स्टोन्स का अनाज 10 दिनों में पहुंचने वाला था, लेकिन चेन जीसू का स्टोर लगातार अनाज बेच रहा था, जिससे कीमतें नहीं बढ़ पा रही थीं। येलू चाहता था कि कीमतें कम से कम 5 गुना बढ़ें, इसलिए उसने जोचू से कहा, चेन जीसू का अनाज जला दो। लेकिन जोचू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता, यह मेरी सीमा के बाहर है। 10,000 नागरिकों की जिंदगी इस अनाज पर निर्भर है। मैं निर्दयी काम कर सकता हूँ, लेकिन लोगों की जान से खेलना नहीं। येलू जोचू की आंखों में गौर से देखा, फिर अचानक हंसते हुए कहा, तुमने तो सच में निष्ठा और न्याय का परिचय दिया। ठीक है, जाओ, अनाज जलाने की चिंता मत करो। मैंने पहले ही लोगों को म्यांशुई में अनाज भेजने का इंतजाम कर दिया है। अगर आप चाहो तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम चेन जीसू का अनाज जला भी दो और मैं नया अनाज नहीं भेज पाया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। जोचू ने सोचा और पूछा, लॉर्ड, आप कितने अनाज भेज रहे हैं? येलू ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मात्रा पर्याप्त होगी, निश्चिंत रहो। जोचू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है लॉर्ड, मैं चेन जीसू का अनाज जलाऊंगा, लेकिन क्या फिशिंग गिल्ड का नेता बनने का वादा अभी भी वैध है? येलू ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, चेन जीसू गिरते ही तुम नेता बनोगे। जोचू ने हृदय से धन्यवाद कहा। धन्यवाद लॉर्ड, इस आश्वासन के साथ मैं निश्चिंत हूँ। मैं निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में गिल्ड का अनाज जलाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को टोस्ट करते हुए सहमति जताई। जोचू ने संतोषपूर्वक भोजन किया और फिर साइड डोर से बाहर चला गया। दूसरी साइड, चेन जीसू और कमांडरी प्रिंसेस वहीं। चेन जीसू को कमांडरी प्रिंसेस ने अपने निवास में बुलाया। चेन जीसू, कमांडरी प्रिंसेस के लिए सेवा में। कमांडरी प्रिंसेस ने देखा और कहा, चेन जीसू, मैंने तुम्हें 2 कारणों से बुलाया है। चेन जीसू ने पूछा, कृपया स्पष्ट कहिए कमांडरी प्रिंसेस। पहला कारण, उसने वह वादा पूरा किया जो उसने किया था। वुल्फ स्मोक रियम का एलिक्सिर रेसिपी। जिन हर्ब्स की खरीदारी चेन जीसू ने की थी और ऐसी फर्स्ट ग्रेड ताई सुई पिल, जीसू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत रेसिपी उठाई और ध्यान से देखने लगा। एलिक्सिर, वार्म नॉरिशिंग पिल, सॉर्टियात सहायक घटक, त्रिमुखी घटक, ट्रू स्पिरिट ग्रास, वुल्फ स्मोक फ्रूट, जेड बैम्बू रूट। चेन जीसू ने देखा कि कुछ सहायक घटक उसके पास पहले से हैं, लेकिन 3 मुख्य घटक उसके लिए नई चुनौती थे। जाओया ने कहा, ये हर्ब्स बहुत दुर्लभ हैं, आसानी से नहीं मिलेंगे। चेन जीसू ने आश्चर्य से पूछा, कमांडरी प्रिंसेस, क्या आपके पास इनमें से कोई है? हाँ, मेरे पास ट्रू स्पिरिट ग्रास है। चेन जीसू ने तुरंत प्रस्ताव रखा, अगर मैं आपको अच्छी पिल्स दे दूं, क्या आप मुझे ट्रू स्पिरिट ग्रास देंगे? जाओया ने हल्के से सिर हिलाया, मुझे ताइसुई पिल्स की कमी नहीं है। चेन जीसू ने हताश होकर सोचा, लेकिन कमांडरी प्रिंसेस की गंभीर मुद्रा देखकर चुप रहा। अनाज का संकट। जाओया ने फिर चेन जीसू को बताया, जैसा कि आपने अनाज उधार लेने की योजना बनाई थी, उसमें बाधाएं आ सकती हैं। आसान ने विस्तार से समझाया। वह हुआंगजो प्रीफेक्चर गया, यंग प्रिंस से मिला, बताया कि उत्तर में युद्ध के कारण हुआंगजो का सारा अनाज भेज दिया गया। अब सिर्फ थित्सी तदस्टोन्स ही मियानशुई भेजे जा सकते हैं। चेन जीसू ने चिंता भरी नज़रों से कहा, तो इसका मतलब ये कि हम कम से कम 1/5 स्टोन्स की कमी में हैं। मैं अन्य प्रांतों से मदद ढूंढने की कोशिश करूंगी। कमांडरी प्रिंसेस, उत्तर की लड़ाई और अन्य प्रांतों की स्थिति देखते हुए यह बेहद मुश्किल होगा। लोकल अधिकारी सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करेंगे। अनाज जुटाना आसान नहीं होगा।
जाओया ने गहरी सांस ली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी गंभीर होगी। चेन जीसू ने सुझाव दिया, कमांडरी प्रिंसेस, एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपकी पूरी मदद चाहिए। जाओया ने गंभीरता से कहा, तय है। अगर इससे शहर के लोगों की मदद हो सकती है, मैं पूरी तरह सहयोग करूंगी। चेन जीसू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। कमांडरी प्रिंसेस, आप वास्तव में बहुत उदार हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसका अगला में बना दूं, जहां छोचू अनाज जलाने की तैयारी करता है, चेन जीसू और जाओया की रणनीति सामने आती है, मियानशुई के अनाज संकट में और ट्विस्ट आते हैं। मैं इसे पूरी वीडियो नरेटिव स्क्रिप्ट के रूप में तैयार कर दूं। क्या मैं आगे बढ़ा दूं?